हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इससे पहले मैंने 65 तक करवा दिए थे, अगर वीडियो ना देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है। यानी कि इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जो स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है जमशेदपुर झारखंड, ऑप्शन बी है बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झरिया झारखंड और ऑप्शन डी है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो इन चारों में से कौन सा स्थान है जो स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है, यानी कि विच प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झरिया झारखंड। जो झारखंड का झरिया है वो स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है, जबकि कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसी के लिए काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो झरिया है वो झारखंड का है एक शहर जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा वो लोकायुक्त का जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुतल्ला हसन, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति एन.के. रोत्रा, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो अगर हम बात करें विच लोकायुक्त ऑफ द फॉलोइंग इन उत्तर प्रदेश हैज सर्व्ड ऑफिस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। तो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। जो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा है वो लोकायुक्त के जिनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का था, जो 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति मुर्तेला हुसैन वर्ष 1983 से 1989 तक, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल वर्ष 1989 से 1995 तक और न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से 2006 तक लोकायुक्त के पद पर रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। ये हमारा 2016 का है, तो 2016 में संजय मिश्रा थे। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है। यानी कि फ्रॉम वेयर हैज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया बीन टेकन। तो ऑप्शन ए है गया स्थित बुद्ध विहार से, ऑप्शन बी है कोलकाता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी है पटना स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ में जो स्थित अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है राष्ट्र चिन्ह। ठीक है, भारत का राष्ट्र चिन्ह वहीं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4, जो एक दूसरे की ओर फीट किए हुए हैं। इसके नीचे घट के आकार के ऊपर एक चिन्ह वल्लरी में एक हाथी, चौखड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सिंह, एक सांड की उभरी हुई मूर्तियां हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राजकीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन या धनराशि दी जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसी यानी कि कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत, यानी कि अंडर द कन्या विद्या धन योजना द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्ड द मोटिवेशनल प्राइज मनी आफ्टर क्लियरिंग पासिंग विच क्लास। तो ऑप्शन ए है 5वीं कक्षा, ऑप्शन बी है 8वीं कक्षा, ऑप्शन सी है 10वीं कक्षा, ऑप्शन डी है 12वीं कक्षा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कन्या विद्या धन योजना दी जाती थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने वाली सभी छात्राओं को प्रोत्साहन दी जाती है। कन्या विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2012 और 2013 में शुरू की थी। जिस छात्र छात्राओं को 30,000 रुपये की धनराशि, मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, तब ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया, तो उसमें हमारा 2016 का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल में सबसे अधिक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द हाईएस्ट फ्रॉम द सी लेवल। तो ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है डलहौजी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऊटी। ऊटी ऐसा स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दे रहा है कि पर्वतीय स्थान और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी मीटर में सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग की है, फिर ऊटी की है, फिर शिमला की है, फिर डलहौजी की है। 2050, 2240, 2202 और 1970। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कैसे जोड़े गए थे, यानी कि on recommendation of which of the following the provisions for fundamental duties were added to the Constitution of India। तो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है एंगर समिति, ऑप्शन डी है डक्कर आयोग। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य वो जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूल कर्तव्य थे वो स्टार्टिंग में 10 थे, लेकिन आगे चल के 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसमें कौन से मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? एक और जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, डक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, आयंगर समिति है वो केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से है, और डक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से जो पेयर दिए गए उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ये है बाबरनामा बाबर, यानी कि जो बाबरनामा है बाबर से संबंधित है या नहीं है। ऑप्शन बी है शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, यानी शाहजहांनामा है मोहम्मद ताहिर से संबंधित है कि नहीं है। ऑप्शन सी है हुमायूंनामा हुमायूं, और नंबर 4 है, और ऑप्शन डी है तुझ क्या जहांगीरी जहांगीर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो बाबरनामा बाबर, ये तो बिल्कुल सही है, उन्होंने ही लिखा था। आपका हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा था, तो हुमायूंनामा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हुमायूं ने नहीं लिखा था, बल्कि उनकी बहन जो थी गुलबदन बेगम, उन्होंने नहीं लिखा था। जो गुलबदन बेगम थी उनकी बहन, उन्होंने लिखा था हुमायूंनामा। और तुझे के जहांगीर, ये भी जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि हमारा जो हुमायूंनामा था वो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, जबकि शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा बाबर ने लिखा, और तुझे के जहांगीर लिखा था जहांगीर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो हमारा बाबरनामा था वो बाबर ने लिखा था, शाहजहांनामा था वो मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, तुझू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ये है वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी है आपातकालीन बंद से, और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा संविधान संशोधन से। ठीक है, जो आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, और ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान 368 का संबंधन संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से है। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है, यानी टू सिलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इन कंप्यूटर्स विच की शुड बी प्रोसीड। तो ऑप्शन ए है Ctrl+K, ऑप्शन बी है Ctrl+A, ऑप्शन सी है Alt+Fs, ऑप्शन डी है Shift+A। तो अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Ctrl+A। ठीक है, ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, Ctrl+A। ठीक है, आगे कह रहा है कि Ctrl+A कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन हो जाता है। कह रहा है कि किसी कंप्यूटर में Ctrl+A कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन हो जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी संख्या यानी बाइनरी नंबर 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द दशमलव इक्विवेलेंट फॉर ए बाइनरी नंबर 1011। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। तो हम बात करें कि बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य होगा 11। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए PPB, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है URL, ऑप्शन डी है EPF। तो हम बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर की प्रणाली से संबंधित नहीं है।
तो कह भी रहा है कि पीपीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, एफटीएफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यूआरएल एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसका संबंध कंप्यूटर से होता है। लेकिन ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 80 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस प्रैक्टिस सेट का। कह रहा है कि किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉन एज। तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है सीडी रोम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है सीपीयू। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रोम रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन चारों में से परमानेंट मेमोरी जो होती है, तो हमारा सही आंसर डीसी हो जाएगा, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जो हमारी रोम होती है वो क्या कहलाती है, परमानेंट मेमोरी कहलाती है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है रैम, और जो स्थायी मेमोरी होती है वो रोम होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक इट, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।